न्याय शब्द लिखा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, 3 तरह की बातें लिखी। पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। उसका भी कारण है, पहले सामाजिक क्यों लिखा, क्या तीनों अलग अलग हैं? तो अब पहला सवाल आया कि डायरेक्टिव को भी लागू करो जैसे फंडामेंटल राइट लागू करते हो। अब डायरेक्टिव को लागू करने पर प्रश्न आ गया कि नहीं, ये तो डायरेक्टिव्स हैं, ये सरकार खुद देखेगी कि जब उसको उचित हो तो ये लागू करेगी, कानून बनाएगी। ये परमिसिव राइट है, अगर स्टेट ने बना दिए तो ये राइट हो जाएंगे, नहीं बनाए तो नहीं हो। ये इस तरह की बात रखी गई। फंडामेंटल राइट आपके राइट है, वो एनफोर्स होंगे, ये कोई कृपा नहीं है स्टेट की। कुछ लोग जैसे केटी शाह चाहते थे भाई कुछ समय बाद ही कर दो, पर इनको लागू तो कर दो, ये मत छोड़ो बिल्कुल। और एम मुंशी चाहते थे कि नहीं, ये आप इनको एनफोर्सेबल मत करो। BN राव चाहते थे कि नहीं, इसे एनफोर्सेबल करो जैसे फंडामेंटल राइट है। इसी तरह अंबेडकर चाहते थे। अंततः ये मांग भी छोड़ दी गई, इसको लिख दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल। तो इस पे के मुंशी का स्टेटमेंट आता है कि भाई ये अच्छा हुआ, वरना अगर न होता ये और अंबेडकर की मान ली जाती तो प्रथम नागरिक ये अछूत हो जाती, क्योंकि सबको बराबर मिल जाता। तो खैर ये हमने संविधान बनाया। अब देखिए कि जो प्रीएम्बल है उसमें हमने न्याय लिखा, और न्याय शब्द पहले लिखे, फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये लिखा गया। अब यहाँ फिर आगे इक्वलिटी, मैंने 2 शब्द आपके सब्जेक्ट्स में से निकाले हैं, वो न्याय और इक्वलिटी। 3 बात तो न्याय में कही गई है प्रीएम्बल में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 3 ही बात समानता में कही गई है। क्या समता के इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हैसियतों की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर समान मिलेगा, सबको पैसा समान मिलेगा नहीं, सबको अवसर समान मिलेगा, एंड इक्वलिटी बेस्ड समाज बनेगा, समता मूलक समाज। ये 3 बातें कही गई। अब जो सामाजिक न्याय है उस पर हम ध्यान करें, और आर्थिक न्याय है, राजनीतिक, वो अलग अलग नहीं है। जिन लोगों की सामाजिक स्थिति गलत थी, खराब थी, एक्सेप्टेड नहीं थी समाज के द्वारा, वही लोग आर्थिक तौर पर कमजोर है। देखिएगा, आर्थिक तौर पर जो कमजोर है वो सामाजिक तौर पर नहीं है। जो आर्थिक तौर पर कमजोर है वो पॉलिटिकली नहीं है, मैं यूं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सामाजिक तौर पर कमजोर रहे, समाज मानता रहा, वही आर्थिक तौर पर है। अब SC है, सामाजिक तौर पे भी उसे अछूत कहा गया, आर्थिक तौर पे भी उस पर रिसोर्सेज नहीं है, पॉलिटिकली भी नहीं। अब डॉक्टर अंबेडकर खूब पढ़े लिखे हैं, संविधान बना दिया हमारा, इलेक्शन में खड़े होते हैं, पैसे की तो कमी नहीं रही होगी, शिक्षा की कमी नहीं रही है, राजनीतिक हक उनका बराबर है, खड़े हो सकते हैं, सारा समाज एक तरफ हो गया, जमानत जब्त हो गई, क्योंकि सामाजिक तौर पर ये लोग जीत जाएं और शासक की कौम में आ जाएं, ये एक्सेप्टेड समाज को नहीं हुआ। तभी तो SCs की सीटें सुरक्षित, STs की सीटें सुरक्षित की गई। अगर सुरक्षित ना हो तो नहीं जीत सकते, सारा एक जगह हो जाएगा, इसलिए वहीं से जीतते। एक ही सीट है मेरे तो ध्यान में, BP मौर्य, जिसने हमेशा जो जनरल सीट थी उसी से चुनाव लड़ा, हरिजन होते हुए भी, और जीते भी वो 2-3 बार। लेकिन अदरवाइज कोई कितना ही बड़ा लीडर है हरिजन का, वो खड़ा उसी से होगा। सर तो थोड़ा सा मैं इंटरवेन कर रहा हूँ, काफी बाहर से भी, फॉरेन से भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ कि मेरा सवाल केंद्रित है कि आर्थिक न्याय जो है, इसके अंदर ये सरकार देश की आजादी के बाद में हमें भटका रही है सामाजिक न्याय के दायरे में डाल के। अब हम सामाजिक न्याय की बात बिल्कुल सही है, मिलना चाहिए, लेकिन यदि आर्थिक न्याय मिल जाए तो क्या हम
दोनों न्याय अपने आप नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं भटका रहा, हम भटक रहे हैं खुद अपनी नासमझी के कारण। अब हम क्या समझ रहे हैं कि आर्थिक न्याय माने आर्थिक समता। सीधी बात पे आ जाता हूं आपकी पे। आप आर्थिक न्याय की अवधारणा को आर्थिक समानता समझ रहे हो, जो संविधान में कोसों दूर तक भी नहीं है। हम भटक रहे हैं खुद नासमझी के कारण। आर्थिक समता की बात कही गई है, न्याय की, सॉरी, आर्थिक समता की बात नहीं कही गई संविधान में, आर्थिक न्याय की बात कही गई, आर्थिक समता की नहीं कही गई है। हम आर्थिक न्याय को समता से जोड़ रहे हैं, ये हमारी गड़बड़ हो रही है। अब कुछ चीजें पॉलिसीज की हैं, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में एक बात रखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, छूट गई थी उस समय। अब फिर ये इसका बेस है, ये समझ नहीं आएगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या है कि एक तो नीतियां हैं और एक सिद्धांत है। संविधान सिद्धांत देता है, और संविधान ने सिद्धांत क्या दिया कि समता का आगे लिख दिया कि अगर समता के विरुद्ध कोई काम करोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। ये लीगल बना दिया उसे, राइट बना दिया उसे, न्याय को राइट नहीं बनाया। आप जब कोर्ट में जाते हैं तो न्याय प्राप्त करने जाते हैं या कानून के लागू करने के लिए जाते हैं? कोई कोर्ट नहीं कहती आपको कि मैं न्याय दूंगा। जब आप कहोगे साहब न्याय दे दो, कहता क्षमा करें, मैं न्याय के लिए नहीं बैठा, मुझे कानून बताइए, उसे लागू करने के लिए बैठा हूं। हम यहां बात न्याय की कर रहे हैं। साहब समानता कर दो, मैं समानता के लिए नहीं बैठा, कानून बताइए। साहब ये कानून बना है और समानता के विरुद्ध है, अब आ जाइए, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है संविधान के विरुद्ध फंडामेंटल राइट के अगर कानून है तो शून्य कर दो, हम शून्य कर देंगे। पर हमें बताइए प्रोविजन, वे एक बात मत करिए। हम यहाँ बैठे हैं राइट्स को लागू करने के लिए। अगर आपके राइट के खिलाफ बनाया है कोर्ट ने, आपके विधानसभा ने, कानून संसद ने, हम इनवैलिड करेंगे। और अगर वो कानून वैलिड है तो आपका लागू करेंगे। तो हमने समझ क्या लिया कि आर्थिक न्याय लिखा हुआ तो वो समानता की तरफ जाएगा। आर्थिक समानता नहीं लिखा हुआ हमारे संविधान में, आर्थिक न्याय लिखा हुआ, वो उद्देश्य है जिसको फंडामेंटल राइट। मैं सर एक वो सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, आपकी बात यहाँ आके टिकी है कि आर्थिक न्याय का मतलब, परिभाषा आपने ये दे दी कि आर्थिक न्याय के मायने कोई समानता या समता का कंसेप्ट नहीं है। ये बात आपकी मानूं मैं, या इसमें 1 मिनट 2 मिनट आप लेकर के, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, उनका टाइम भी कम है, एक फ्रांस से जुड़े हुए हैं जो सोशल बात कर लो, आप उनसे बात कर लो, अच्छी हो जाएगी बात। नहीं मतलब आपकी बात को मैं यहाँ रखूं, आपकी बात को ये मानूं कि आर्थिक न्याय लेने का मतलब ये नहीं है कि हम समता मूलक समाज बना पाएंगे या हम कोई, आप बात बदल रहे हो। हाँ, बात बदल दिया। मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में आर्थिक न्याय प्रीएम्बल में जो लिखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आर्थिक न्याय को आर्थिक समता नहीं लिखा हुआ है। जहां समता लिखा, समता बहुत बड़ी चीज है, कहा गया सुनहरी धागा। मैं समझ गया सर, नीतियों का उद्देश्य है ये, और नीतियों के मार्फत उसकी तरफ अपने को बढ़ना है, ये आपका। और बिल्कुल एक लाइन में बात कह दूं, आपको टाइम शायद कम हो, नीतियां बनाएगी सरकार, विधानसभा, और जो नीतियां बनाएगी संविधान के इन सिद्धांतों के विरुद्ध मत जाओ, शून्य कर देंगे। ठीक है सर, मैं अब कसाना जी मैं आपको ले रहा हूं। अब कसाना जी सर ने जो बात रखी है वो ये है कि सरकार की बहुत बड़ी टांग है और सरकार नीतियां बनाएगी जो संविधान में लिखे हुए। आर्थिक न्याय हमारा केंद्र बिंदु है आज पूरे टॉपिक का। अब मेरा सोच ये है कि आर्थिक न्याय की तरफ हमें सोचने ही नहीं दिया, या हमारा ज्ञान ही नहीं है, या संविधान का वो शब्द अपने आप में हमने टच ही नहीं किया। हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के अंदर सरकारों ने
सड़कों पे झोंक दिया, कुछ छोटे मोटे कानून बना दिए और हम जाति धर्म इन पटपच में हमें सामाजिक न्याय समता मूलक इन शब्दों में उलझा दिया और आर्थिक का जो ढांचा था वो कुछ ही लोगों ने उस पे नजर रखी और IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंटरवेई और सरकार बीच में आ गई। सरकार ने जो आर्थिक तंत्र था उसको अपने साइड में रखा, आम लोग उसको समझ ही नहीं पाए कि यदि हमें आर्थिक न्याय मिल जाए तो सामाजिक न्याय स्यो मोटो भी आ सकता है और राजनीतिक न्याय जो है आर्थिक न्याय के नीचे दबा हुआ है। आपके उद्बोधन के बाद में फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं लेकर के रूपचंद जी को लेकर के फिर त्यागी जी के पास जाऊंगा और भी कोई साथी होंगे तो विजेंद्र जी कसाना, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और भारतीय किसान पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कसाना जी, सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। आप जी, मैं अभी थोड़ा देर से जुड़ा, सॉरी, मैं गुरुजी को सुन रहा था अभी। देखिए, जो संविधान है इसमें लच्छेदार बात बहुत बढ़िया है, लेकिन दो चीज देखें, आर्थिक समानता कैसे आएगी, इसको हम संविधान को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें और बिल्कुल लेमैन की भाषा में बात करें। जो संविधान का 51 आर्टिकल है, 51A का के पार्ट, वो ये कहता है कि बच्चों की शिक्षा 6 से 14 साल तक का ही जिम्मा है, बाकी का जिम्मा नहीं है। तो यहीं आके आपका संविधान पूरा फेल हो गया। और एक चीज और समझ ले बहुत कड़वे शब्दों में, जितने लोगों ने इस देश के संविधान को बनाया था उनका नजरिया पूंजीवादी था। इस संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ भला हो जाए, कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो करने की चीजें थी उनको आप नीति निर्देशक में लेके चले गए। जो ना करने की थी, राष्ट्रपति का चुनाव, मेरा इस राष्ट्रपति के चुनाव से क्या मतलब है? आप राम को बनाओ, श्याम को बनाओ, घनश्याम को बनाओ, मेरा क्या मतलब है? मुझे इस देश में न्याय समता ये चीजें चाहिए। जो चीजें चाहिए वो इसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण मैं प्रैक्टिकल देता हूं जो कोर्ट में घट रही है आजकल चीजें। किसी सज्जन ने एक कंपनी बनाई और 15 राज्यों में जमीन खरीदता चला गया, और जब वो जमीन खरीदता था, जब मान लिया आज 5 बीघा, तो 4 बैंकों से उसका पैसा उठाता था और 50,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मामला CBI पे चला गया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 500-400 वकील उसमें जुड़े हुए हैं और दुनिया के 10-15 देशों के लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया। एक किसान, अब इसके उल्टे आ जाओ, मैं यूपी से हूं, 62.5 बीघा से ज्यादा कोई किसान यदि आधा बीघा जमीन ले ले तो सरकार में निहित हो जाएगी। अब तुम्हारे संविधान को रख दिए थोड़ी देर के अलग, व्यवहारिक बात करें, यानी आप कॉर्पोरेट को तो 50,000 बीघा भी खरीदने की छूट देंगे और किसान को जो खेती में अपना पसीना बहाएगा उसको 100 बीघा भी नहीं करने देंगे यूपी में। अब मजाक देखिए। दूसरी बात, यदि आपको आर्थिक समानता लानी है तो कब आएगी, सोचने की बात है। बालक जब पैदा होगा तो गरीब का, अमीर का, हिंदू का, मुसलमान का एक जैसा होगा। बाकी जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं जिन्होंने गरीबी और अमीरी की खाई को पाटा है, उन्होंने पहला काम किया, शिक्षा को एक समान और सरकारी कर दिया। भारत में 12 तरह की शिक्षा है। यहां एक स्कूल है, जितनी IAS को रिटायरमेंट पे पगार मिलती है, रिटायरमेंट के वक्त उतनी KG की फीस है भारत में। क्या करोगे इस संविधान का? रख दीजिए थोड़ी देर ताक पे। लच्छेदार बातें बहुत बढ़िया होती हैं और दिन भर सुप्रीम कोर्ट में लच्छेदार बात होती है। हंसी जब छूटती है जब महाराष्ट्र का एक दलित राजस्थान में आके बसे तो उसको SC का कोटा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा सामाजिक न्याय है। अब बात यह आती है कि जो ये संविधान बना, इसमें भाषा आप कुछ भी लिखें, इसकी जो परिणति है वो रईसों के हक में जाएगी, गरीब के हक में जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपने सबसे पहले उनसे शिक्षा को छीना। फिर आप बहुत सारी तरह तरह की नीति लेके आएंगे स्वास्थ्य के लिए। आप टर्की की तरह क्यों नहीं करते? टर्की ने एक दिन मीटिंग की और सारी दवाई फ्री कर दी। दवाई कोई खाएगा तो नहीं। फिर और मुल्कों में चले जाएं, कुछ मुल्कों में इलाज फ्री, दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री। आपको याद होगा जिस मुल्क में ये सबसे पहले लागू किया, 1.5 लाख डॉक्टर रात को भाग गए देश छोड़ के। दूसरा, जो यहाँ के कॉलेज थे उनमें एक समाजवादी व्यवस्था, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स का भी एक रुख था, स्टूडेंट्स का रुख था, वो समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई है। यहां हर छोटे बालक का जब आप 10-12 हजार 15 हजार फीस देकर टाई लगा के स्कूल भेजेंगे, आप पूंजीवादी बना रहे हैं। आप कॉर्पोरेट पे रिसर्च सेंटर है इस मुल्क में,
क्या समाजवाद पे इस मुल्क में एक रिसर्च सेंटर बना आज तक? आप रख दीजिए एक तरफ संविधान को, चीन में आप आ जाइए, चीन में एक आदमी भूख से मर गया कुछ साल पहले, तो वहां के जिलाधिकारी ने उसको बुलाया और उससे पूछा ये आदमी कैसे मर गया? बोला साहब खाना नहीं मिला। बोला ये आदमी खाने तक क्यों नहीं पहुंचा? उसको उल्टा लटका दिया उन्होंने जिलाधिकारी को। यहाँ कोई नीति, सबकी नीति एक है, किसी तरह नंबर आ जाए, को लोकसभा में, विधानसभा में सरकार बन जाए। अब 2-3 चीज व्यवहारिक और देखिएगा, समाजवादी पार्टी है, क्या उसमें समाजवाद है? कांग्रेस की नीति, सपा की नीति, बसपा की नीति, फला रख दीजिए संविधान को एक तरफ, इसी संविधान से भारत के कॉमरेड चलेंगे। मैं एडवोकेट साहब, मैं आपको सवाल बड़ा यक्ष है। सवाल सीधा साधा ये है कि यदि हम इस समाजवाद की जो अपने बात कर रहे हैं कि हम 3 तरह के न्याय चाहते हैं, मेरा सवाल सीधा साधा ये है कि यदि आर्थिक न्याय को यदि पहले राउंड में ले लेते, जिसको इन्होंने छुपा के रखा, बैंकों के कानून बनाए, IMF पे बनाए, वो दूसरे बनाए, अभी तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि भाई कंपनी वाला तो इतने जमीन खरीद सकता है। ये बात उदाहरण आपका सटीक उसी बात पे जाता है। तो हम इस सामाजिक न्याय के परपच में जब समाज पड़ा हुआ था, जैसे हरियाणा में खाप थी, हमारे यहाँ पट्टीदारी प्रथा थी, समाज अपने आप शो मोटो कर रहा था, चाहे जाति बेस पे था, कबीले पे था, कुछ भी था, उसमें सरकार की फालतू दखल हुई और आर्थिक न्याय से भटकाने के लिए, अब जैसे त्यागी जी ने कहा कि नहीं आप खुद भटके हुए हो, क्योंकि नीतियां जो बनाती है वो सरकार बनाती है, सरकार आपने चुनी है, इसलिए अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मुद्दा वहां जाके ठहर रहा। क्या आर्थिक न्याय हमें पहले राउंड में पकड़ना था? हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई, अभी भी सड़कों पे सामाजिक न्याय की लड़ाई ही चल रही है, जबकि वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई पहली प्राथमिकता ये है कि हमारी लड़ाई आर्थिक न्याय की है, बैंक के ऊपर मेरी नजर कैसे गड़े ये नहीं है। यदि संविधान में या संविधान में है, मैं उसको सोच नहीं पा रहा हूँ, या संविधान की कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा मेरा आदमी, तो कितना बड़ा नुकसान है। हम आर्थिक न्याय पहले लें, सामाजिक न्याय शो मोटो आएगा, राजनीतिक न्याय उसका कब्जा हो जाएगा। इस पे आप थोड़ा केंद्रित रखें। देखिए सीधी सी बात है, यदि हम इस मुल्क में शिक्षा को सरकारी करके उसकी क्वालिटी डेवलप करते हैं, जितनी हम रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब मेडिकल में 50 लाख देके और इंजीनियरिंग में पैसा देके खत्म कर देते हैं, यदि उसको सरकार अपने जिम्मे ले ले तो 30% रिश्वत खत्म, 30% घोटाले खत्म। आखिर हमें पैसा चाहिए क्यों? दूसरा, आप स्वास्थ्य को ले लें, कोई देखिए जो अफसर हैं, नेता हैं, उनको तो स्वास्थ्य की करोड़ों की सुविधाएं मिलती हैं, गरीब आदमी को उसका घर बिकेगा हॉस्पिटल जाते ही। व्यवहारिकता पे हम आए, घर बिके बिना बचेगा नहीं। जो दवाई 13 रुपए में बनती है वो 130 में भारत में बिकती है, इसको सब स्वीकार करते हैं। फिर ससुरा हेल्थ मिनिस्टर क्या करता है? यदि ऐसे ही बेचनी है तो फिर हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत क्या है? दूसरी बात यह है कि जब आपका स्टेट में भी हेल्थ मिनिस्टर है, सेंटर में भी है, और फिर भी लोगों को इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो भी एक आर्थिक। तीसरी बात आती है परिवहन। 10 रुपया में मेरठ जाया करते थे दिल्ली से, अब 150 रुपया में जाएंगे मेट्रो में, एक लाइन और बिछा देते 10 रुपया में। हमारे मौसम के हिसाब से खिड़की खोल के रखो, गर्मी 8 महीने पड़ती है, बहुत बढ़िया, बड़े मजे में लोग हवा खाते हुए चलते थे। आप मेट्रो में 150 रुपया में क्यों ले जाएंगे? 3000 करोड़ का ठेका छोड़ेंगे पहले आप मेट्रो लगाने के लिए, फिर 150 रुपया का पैसा खाएंगे, और फिर आप रोड बनाएंगे तो टोल पे खाएंगे। यानी आपने आर्थिक रूप से अपनी गलत नीतियों से, संविधान को रख दीजिए खूंटी पे थोड़ी देर के लिए, पूरे मुल्क को गुलाम कर दिया। यानी बालक 3 साल का प्ले स्कूल में जाएगा, वहां से वो तनाव में है, और वो कमाते 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 उसको होश जब आता है, जब तक मर जाता है, उसको कोई समझ नहीं आती। सरकारों ने पूरे सामाजिक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। अच्छा, न्याय के नाम पे भी देखिए, एक और हंसी छूटेगी, व्यवहारिक बात करते हैं। जब घर में 2-4 साल मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो वो कोर्ट जाते हैं, फिर भी कोर्ट क्या कहता है कि नहीं, यहाँ चक्कर लगाते रहो, एक मोशन पहला होगा, यानी आपसी समझौता भी हो गया है, तो एक मोशन पहले होगा, फिर 6 महीने बाद होगा दूसरा। यानी कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, इन जजों को सलूट करते रहो, वकीलों को पैसे खिलाते रहो। ये ससुरा जब समझौता हो ही गया तो काउंसलर जो और प्रधान बैठे हैं उनको दे दो ना इस पावर को, समझौता में मोहर लगाए और उसको कोर्ट में ऑनलाइन भेज दो, होके आ जाए, काम खत्म हो गया। आप सारे समाज को कचहरी में धक्के क्यों खवा रहे हो बिना मतलब के? अच्छा, उसके पैरामीटर तय कर दो। अब हंसी छूटेगी कुछ चीजों पे। ठीक है वकील साहब, आपकी बात, एडवोकेट साहब बात आ गई। मैं त्यागी जी आपसे एक लाइन का जवाब पूछ रहा हूँ। आपने भी ये बात दोहराई कि गलत
नीतियां जो सरकार बनाती है, जिसके कारण से संविधान की बात तो उसने समतामूलक नहीं की थी, आर्थिक बात थी। जैसा वकील साहब ने कहा कि आप कुछ स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह ये कुछ ठीक ठाक आप कर देते तो कोई लफड़ा ही नहीं था, और आर्थिक न्याय ऑटोमेटिक भी मिल जाता। आप इस बात पे कितने सहमत हैं? फिर मैं फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, उनके पास थोड़ा टाइम मैनेज कम होता है, हमारा टाइम भी होता है, इसके ऊपर आप 1 मिनट में या 2 मिनट में अपनी वकील साहब ने जितनी बातें रखी है उन सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो आर्थिक न्याय की बातें हैं, आर्थिक समता की कहाँ है? उनको संविधान रोक कहाँ रहा है? इसको तो सरकार नहीं कर रही। हाँ, मतलब मैं समझ गया कि सवाल तो ये है ना, आप दोनों पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि सामाजिक न्याय का पर्पस इनको पालने के बिना सरकार को नियुक्त कर रही है जनता, और जनता बटी हुई है। ठीक है, मैं संविधान कहाँ रोक रहा है? नहीं सर, सरकार संविधान ही रोक रहा है। संविधान में लिख दीजिए ना, सरकार शिक्षा समान होगी और सरकारी होगी, लिख दो एक लाइन, कोई नहीं बनेगा। फिर पहले राउंड में कह दी, लच्छेदार बात है ये, संविधान ही रोक रहा है। ये बताइए फूल कुमार जी, सर आपका हम कमेंट चाहेंगे, आप फ्रांस से जुड़े हुए हैं। एक ही लाइन संविधान में लिख दीजिए, कौन लिखेगा? संविधान सभा बनेगी ना, यानी कि यही पार्लियामेंट करेगी ना। पार्लियामेंट को कौन चुनेगा? जनता। फिर जनता पे बात आती है। संविधान ने मना कहाँ किया है? आप भैया अपने हिसाब से जैसे जैसे हर पीढ़ी आती है वो मेरे को बदल लो, अपने लिए मुझे सेवक बना लो, लेकिन सेवक बनाए कौन? पहले मालिक तो बनो अपनी अक्ल के। ठीक बात, ठीक है। फूल कुमार जी, मैं आपको ले रहा हूँ। फूल कुमार जी, यक्ष सवाल ये है कि यदि हम सामाजिक न्याय के पहले आर्थिक न्याय पे कब्जा कर लेते, जो अभी जो इन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हो जाती, और सामाजिक न्याय यदि समाज के लोग कर रहे थे, पहले खाप वाले भी कर रहे थे, हमारे यहाँ भी हो रहा था, उसके अंदर इंटर कानून बना करके, कभी 3 कानून, कभी वो कानून, वो कभी हिंदू ला, फलाना ला बना के इन्होंने जो कब्जा किया है, सामाजिक न्याय की टांग अड़ाई, जिससे सिर्फ वोट का गोरखधंधा था, और आर्थिक न्याय को इन्होंने छुपा के रखा। उस पे कानून कॉर्पोरेट के फेवर के बनाए, और आर्थिक न्याय से लोग वंचित रह गए। इसके बारे में फूल कुमार जी आप अपनी टिप्पणी दें। सर, आप फ्रांस से जुड़े हुए हैं। नमस्कार आप सभी को, और त्यागी सर और कसाना सर, आप दोनों को थैंक यू। बड़ा एलोबरेटिव आपका स्पीच था। मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, वैसे भी बाहर रहता हूँ, तो हाँ कंपैरेटिवली बता सकता हूँ कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। मैं तो इस तरीके से कुछ कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि विलिंगनेस जो है हमारे समाज की ही नहीं है इन चीज़ों की। 1947 में जैसे त्यागी सर ने कहा कि भाई हड़बड़ी में कहिए, या जो मिल रहा है वो ले लो, वो कर लो, उस टाइम हो गया। लेकिन 1962 में कौन था? जब हमारे यहाँ सोशल ज्यूरी होती थी कोर्ट में पैरेलल, जो यहाँ फ्रांस में है, यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है। त्यागी सर ने वाकई में सही कहा है, जज का काम न्याय देना नहीं होता। जज का काम होता है ये इंश्योर करना कि न्याय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है, और वही यहाँ के जज करते हैं। यहाँ के जज न्याय करते ही नहीं। न्याय करती है यहाँ जो पैरेलल में सोशल ज्यूरी बैठी होती है हर केस के ऊपर, और वो हमारे वहां भी बैठती थी। वो जो ब्रिटिश या जिस भी देश की कॉपी करके, जैसे त्यागी सर ने बड़े एग्जांपल दिए, जर्मनी से ये लिया, यूएसए से ये लिया, यूके से ये लिया, वो सोशल ज्यूरी ली हुई थी वहां से, और वो सोशल ज्यूरी ही न्याय करती है। जज का काम सिर्फ 2 होते हैं यहाँ पे। एक तो ये इंश्योर करना कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से न्याय हुआ है। दूसरा ये कि वो जो सोशल ज्यूरी ने जो फैसला लिया है उसको सुनाना, बस। इसके अलावा जज की कोई ड्यूटी नहीं होती यहाँ पे। और वाकई में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जज का तो काम वही का वही रखा, लेकिन सोशल ड्यूटी हटा दी 1962 में। क्यों हटा दी, किसने हटा दी, ये चीज सोचने की है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको और कहीं इसका, अगर आप आर्थिक न्याय भी इसी से जुड़ा हुआ है और सामाजिक न्याय भी इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ही आप देख लीजिए आगे जो फिर हमारे यहाँ पे एक जो और पैरेलल सिस्टम चलते हैं कि भाई आप एक और निचोड़ आज का बताऊं मैं आपको। आप जो चीज चाहते हो, क्या जिस तरीके की सरकार आज के दिन है, उनकी जो फिलोसफी है, गोलवलकर फिलोसफी, जो ये कहती है कि सारे देश की संपत्ति दो अपने एक दो चहेतों के नाम चढ़ा दो और बाकी देश को गुलाम बना दो। जब ऐसी पावर है आपके देश में आज के दिन, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे 1947 में लिखा, चाहे कहीं से उठा के लाए,
उसके कहीं कंपेटिबल है वो? मेरे ख्याल से उससे तो बिल्कुल अपोजिट जाती है, तो पॉसिबल है ही नहीं कुछ भी। एनीवे, थैंक यू। हाँ कसाना साहब, अब इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे कि क्या हमारी दिशा, जैसे इन्होंने कोट किया ना कॉल वर्कर वाली बात को, हम इसको विवाद में नहीं लेंगे क्यों, बिना मतलब कोई आदमी जुड़ा हो, किसी को ठेस भी नहीं पहुंचे, रिकॉर्डेड सेशन भी है अपना। हम क्या ये व्यवस्था समता, इक्विलिटी इनको भूल के न्याय उनकी दूरी पे टिका हुआ, फाउंडेशन इक्विटी और इक्विलिटी के ऊपर हम न्याय की परिकल्पना करते हैं कि सामाजिक हो जाए, आर्थिक भी हो जाए तो राजनीतिक भी उसमें हो जाए। तो क्या ये व्यवस्था की तरफ बढ़ने का आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, कोई ऐसी डायरेक्शन कानूनों के मार्फत ऐसी बन रही हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से आर्थिक न्याय ध्वस्त हो रहा है, ये आपने उदाहरण भी दे दिया, जमीनों का, फैक्ट्रियों का, प्राइवेटाइजेशन का। ये कानून जो बने ना, अब ये व्यवस्था ही समझ में नहीं आती है कि ये किसने, ये मोनेटाइजेशन सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम, आप एक पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी लाने का इतना बड़ा पावर किसने दे दिया जो संविधान के आसपास नहीं फटकता हो, जो आर्थिक न्याय का बिल्कुल कोई ढांचा नहीं हो। कोई सुप्रीम कोर्ट में आप लोग उस लेवल पे नहीं ले गए कि भाई आर्थिक न्याय दे दो ना इनको, बेचारों को क्यों पंगे में पड़े हो, सामाजिक अपने आप मिल जाएगा, राजनीतिक मिल जाएगा। तो कोई किसी ने नहीं सोचा, कंपनी कानून बना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना, प्राइवेट का ढांचा खड़ा किया, IMF बीच में आया, RBI आई, टांग अड़ाई, उस ढांचे को खड़ा कर दिया और इनको धंधे लगा दिया, सामाजिक न्याय प्राप्त करो। तो अरे सामाजिक न्याय से क्या करेंगे? सामाजिक न्याय समाज वाले कर देंगे या पैरेलल व्यवस्था जैसा इन्होंने कहा, फूल कुमार जी थी पहले, हो जाएगी क्या? फर्क कहाँ पड़ता है? इस पे अपनी 5 मिनट में बात रखो, फिर मैं रूपचंद जी के पास जाना चाहूंगा, जम्मू से जुड़े हुए। देख साहब, बहुत सीधी सी बात है, सारी समस्या की जड़ लोग अभी नहीं समझेंगे, जब बंटाधार हो जाएगी जब समझेंगे। लच्छेदार भाषा से कुछ होना नहीं है, सारी समस्या की जड़ इस मुल्क का संविधान है। पहली बात बहुत क्लियर साफ शब्दों में, 30 साल से मैं पेशे में हूं, इस मुल्क की सारी समस्या की जड़ ये संविधान है। और कहां घोटाले हुए उसको भी समझ लीजिए। 1951 से पहले जाति की गणना होती थी, मैं वही आर्थिक पे आऊंगा, इस सरकार ने उसको बंद किया। आप भाषण देते रहे साहब, ये उस देश से लिया, ये उस देश से लिया, ये उस देश से लिया, चीन ने किसी से नहीं लिया अपना संविधान। आधे घंटे में सारा पढ़ देंगे आप उस संविधान को, लेकिन उसमें एक बात लिखी है, हमारे यहाँ 2 चीज पे बहुत जोर रहा है जिससे हम बर्बाद हुए। एक तो अंबेडकर का जाति विनाश, जैसे कौम की बर्बादी। यदि किसी कौम को कैसे बर्बाद करेंगे? कोई कौम, उसमें हजारों साल के अनुभव होते हैं। मान लिया कोई खेती करता है, तो खेती आज किसी को ट्रेनिंग देके स्कूल से भेज दो तो खेती नहीं कर पाएगा। उस इलाके में हजारों साल लगे उस फसल को तैयार करने में। हर देश के इलाके अलग अलग फसल तैयार करते हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें आएगी, जैसे आर्थिक उस पर आए, ये रूस हमारे 1917 में हमारा बॉर्डर पे था, अफगानिस्तान के पास रूस चले जाए, वहां समाजवाद का डंका बज रहा था। लेकिन जो हमारी तिगड़ी थी, पहली बात तो जो अभी सर बोल रहे थे ना, तो ये संविधान अंबेडकर ने लिखा, इस गलतफहमी को निकाल दें। 1946 में PN राव ने संविधान लिख के रख दिया था, ये सबूत है इस बात के। बहुत सीधी, सारी यूनिवर्सिटी में गलत पढ़ाया जा रहा सीधे सीधे। दूसरी बात, जो संविधान सभा बनी उस लिखे हुए संविधान के रिव्यू करने को बनी, और उस संविधान में शासन चलाने के लिए जहां जहां VN राव गया, मैंने उस सारा डिटेल पढ़ा। उसने उन मुल्कों से यह भी पूछा कि आपके यहाँ क्रांति हुई थी, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया था। इस संविधान में वो सब चीजें लिखी गई हैं जिससे कुछ हो ना जाए। बहुत सीधे सीधे शब्दों में, आप राष्ट्रपति का चुनाव हमें क्यों पढ़ाएंगे? आम आदमी की बात करो ना। चुनाव कमीशन कुछ करता है। अच्छा, दूसरी बात, राष्ट्रपति को कोई पावर है इस देश में क्या नहीं हो रहा, और राष्ट्रपति भी है हमारे पास, यानी कहीं तो रोकोगे सिस्टम को, कोई रोकने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, आर्थिक, उसमें लिखा है आर्टिकल में 38 में कि आर्थिक विषमता पे भी बात करोगे। आर्थिक विषमता पे इस संसद में कभी चर्चा हुई? आप किसानों को 2000 देके भीख देंगे किसान को? यानी 15 लाख करोड़ रुपया किसान का MSP ना देने से हर साल का लॉस होता है, 15 लाख करोड़। यह है आर्थिक विषमता। 2000 रुपये की बात करते हो और हमें लच्छेदार भाषा पढ़ाते हो संविधान की कि हमने फ्रांस से लिया, हमने वहां से लिया। और एक झूठ और बोलते हैं, आरक्षण का प्रिविलेज उसको मिलेगा जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या EWS का प्रतिनिधित्व नहीं था? ये संविधान के खिलाफ नहीं है? EWS का फैसला संविधान के जजों की मक्कारी है, संविधान के खिलाफ है। जब उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा था, 80% था, तो उनको आप कैसे दे देंगे भाई? तो ये संविधान कुछ और हो रहा है, संसद में कुछ और हो रहा है, समाज कुछ और हो रहा है। और त्यागी जो कह रहे थे कि समाज करेगा,
हाँ, समाज बिगड़ चुका है। समाज को बहुत छोटी चीज 5 किलो राशन तक अटक गया है। समाज को ही चाहिए शिक्षा, समाज को ही स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन उनकी नजर उस पर नहीं है। उनकी नजर राहुल की जय जयकार करने में है, उनकी नजर मोदी की जय जयकार करने में है, उनकी नजर अखिलेश की जय जयकार करने में है। यदि ये बात दूसरे मुल्क में रही होती तो 2 मिनट में आंदोलन हो जाते कि हमारी शिक्षा कहां गई, हमारा स्वास्थ्य कहां गया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, कोई नेता नहीं करता। धन्यवाद। चलो रूपचंद जी से जाने से पहले सीबी साहब, आप 1-2 मिनट में कोई कमेंट आपके दिमाग में कोई इस बात पे जो अभी तक हुआ उसमें हुआ तो इनपुट दे दें, बाकी रूपचंद जी के पास। अभी तक जितनी चर्चा हुई है वो विरोध में कहाँ है संविधान के? वो तो सरकारों की आलोचना, संविधान की कहाँ है? सर पूरा विरोध में शिक्षा को कंपलसरी कर दो और एक समान कर दो, लिख दो संविधान में। कौन कर दे? नहीं सर घुमाइए मत, सर घुमाइए मत, घुमा नहीं रहा। 47 में लिखते ना सर, 47 में बात लिख देते तो आज मुल्क की दुर्गति ना होती। ये पूंजीवादी संविधान है, आप सर घुमाइए मत, संविधान में लिख दीजिए, कोर्ट में चले जाएंगे। वकील साहब का मतलब है कि उस टाइम हम चूक गए, ये बात लिख देते तो ज्यादा ठीक होता। रूपचंद अब आप चलो खैर आप बात करो। एक छोटी सी लाइन बोलूं बीच में? विशेष बात हो तो आप जोड़ दें सर। हाँ, विशेष ही है। विशेष बात ये है कि उस समय जब संविधान बना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन की, उस समय पर राइट नहीं बना सके उसे। क्यों नहीं बना सके? सवाल ये। अब आपके पास रोटी नहीं है, सरकार रोटी पहले देगी कि शिक्षा पहले देगी? उस समय की जो रूपचंद जी अब आप आ जाओ, इतनी जो बेस आज की मीटिंग आप कर सकते हो, करो ना। हाँ ठीक बात। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, किसान एक जगह हो ना। किसान 2000 रुपए से आप जाओ सर्वे करो, वो प्रसन्न है। तो उसको जो गरीब भी है उसे भिखारी बनाया जा रहा। हर भिखारी गरीब होता है पर हर गरीब भिखारी नहीं होता। उसको एमएसपी की जगह 2-2000 दे दो भाई, और 1500 था अब 2 कर दो। और वो सर ये लच्छेदार भाषाएं हैं। इस मुल्क में मंदिरों की जमीन यदि गरीबों को बांटते तो कोई ना जमीन तो नहीं बचेगी। बात आ गई। अब आप बताइए कि हमारी चर्चा चली, इस चर्चा में आप कहाँ टिके हो? मेरा तो एक सवाल एक ही था कि यदि हम आर्थिक न्याय को, क्योंकि अभी तक तो आर्थिक न्याय की परिभाषा हम उद्यत नहीं कर पाए पूरा का पूरा। जैसे त्यागी जी ने कहा भाई ये समता मतलब ये नहीं है कि सबको बांट के नक्की हो जाए न्याय मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्थिक न्याय का कोई एक अपना फंडामेंटल है। लेकिन मेरा अपना एक चिंतन ये है कि आर्थिक न्याय के एक इन्होंने बाउंड्री बनाई, उसके अंदर झांकने नहीं दिया। सामाजिक न्याय के अंदर सड़कों पे लोगों को उतारा, और राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों मिलके सत्ता पे कब्जा कर बैठे। बीच में था आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की लूट खसोट चुपचाप करते रहे, लोगों को तक ये बात नहीं पहुंच पाई। ऐसा मेरा सोच है। रूपचंद जी आप अपना बात कही है वकील साहब ने, बिल्कुल 100% सही है। इस पे आज तक हर आदमी कहता कि भाई ये आपने कैसे कर दिया, ये तो पिछड़ों के लिए था। ये आरक्षण कोई गरीबी दूर करने के लिए थोड़ा ही था, बिल्कुल ठीक बात। सामाजिक न्याय के लिए था। हाँ रूपचंद जी, सर मैं अब रूपचंद जी को ले लूं, और भी कई साथी जुड़े हुए हैं। सर एक चीज और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब ईडब्ल्यूएस में बहस थी, हमारा पक्ष इतना था कि साहब इसमें हर कौम के गरीब को ले लो। सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर भी मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं अपर कास्ट के होंगे। इससे ज्यादा बेशर्माई और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। हाँ रूपचंद जी आप अपना माइक खोलो और अपनी बात को रोको, बाकी माइक बंद कर देते हो। सब साथियों को नमस्कार। मैं पहले 4 चीजें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद में आऊंगा आर्थिक न्याय पर। नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब से ह्यूमन समाज चला आ रहा है उसको 4 जस्टिस चाहिए। 4 न्याय मांगता है। एक तो मांगता है एग्जिस्टेंशियल गारंटी, तो उसको जीने की गारंटी है कि नहीं है, चाहे वो पुराना वक्त हो या आज हो। क्यों भाई, वो अलग बात है। पहला सिक्योरिटी है उसकी एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व का न्याय। दूसरा है डिमांड उसकी सामाजिक न्याय। तीसरा है उसका डिमांड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि वो जिस समाज में रह रहा है वहां वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। और चौथा न्याय है इंटरजेनरेशनल जस्टिस,
कि आने वाली औलादों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। ये 4 न्याय हमेशा इंसान जो है वो उसके लिए करता रहा। जो हमारी व्यवस्थाएं बनी वो क्या हम पर फोकस देती हैं, कहाँ हमको लाके खड़ा कर देती हैं। ये एडवोकेट वकील साहब भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाहर से भी साथी जुड़े हुए हैं, अपने गुरुजी भी हैं, ये सब साथी इस पर सोच लें कि ये 4 न्याय वर्ल्ड में किसी संविधान पर डिस्कस हुए हों। एग्जिस्टेंशियल, सोशल जस्टिस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और इंटरजनरेशनल जस्टिस। 3 बार 4 बार। दूसरा पॉइंट जो मेरा ये है कि ये पॉइंट अब इसलिए डिबेट में आया है इंडिया में इनक्वालिटी वाला या पॉवर्टी वाला, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक डिबेट हुई थी जिसमें जहाँ अपने फूल जी रहते हैं वहाँ का जो थॉमस पिक्टी है वो उसको जहाँ बुलाया गया था और उसमें भारत सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उसमें भी वो आए हुए थे। वहां पर खूब डिबेट चली और 4 पॉइंट डिस्कस में आए हैं। नंबर 1, पॉवर्टी वर्सेस इनइक्वालिटी। ये 2 अलग अलग बातें हैं, पॉवर्टी वर्सेस इनइक्वालिटी। हो सकता कुछ कंट्री ऐसे हो यूरोप में जहां पॉवर्टी नहीं है पर इनइक्वालिटी इज देयर। दूसरा, वेल्थ टैक्स वर्सेस इनकम टैक्स। तीसरा, जीडीपी वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चौथा, आउटफ्लो वर्सेस ओवरफ्लो। ये 4 पॉइंट पर वहां खूब डिबेट चली, जिसकी वजह से इंडिया की अखबारों में इंग्लिश, खासकर इंग्लिश मीडिया वालों ने और यूट्यूब वालों ने इसको कवर किया क्योंकि अच्छी डिबेट चल पड़ी। और जहां उनका अपना जो इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो भी वहां आया, उसने भी अपने आर्गूमेंट दिए, मगर वो जो कह गया उसने जो एडवाइस दे के गया वो बात अलग है। मगर ये जो 4 पॉइंट डिस्कशन की वजह से इंडिया के मीडिया में ये पॉइंट जो है वो इनक्वालिटी वाला आ गया है। तो ये 4 पॉइंट है जिस पर खूब डिबेट हुई है, तो वो दोबारा रिपीट कर देते हैं। पॉवर्टी वर्सेस इनक्वालिटी, वेल्थ टैक्स वर्सेस इनकम टैक्स, जीडीपी वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट टैक्स, आउटफ्लो वर्सेस ओवरफ्लो। और एक जो मेरी तरफ से है वो ये है कि जितने भी संविधान बने हैं वर्ल्ड में, उनमें जो इंस्टीट्यूशन को जो स्ट्रक्चर किया गया है उनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इंक्लूसिव ओरिएंटेड हैं। इंक्लूसिव ओरिएंटेड मीन्स पब्लिक ओरिएंटेड, पब्लिक की सेवा करने वाले। कॉलोनीज में जो बने हैं इंस्टीट्यूशंस वो बने हैं एक्सक्लूसिव, लोगों को दूर रखने वाले, लोगों पर रोब दाब करने वाले। उनका मोटो था कि जहां से पैसा एक्सट्रैक्ट करके लोगों को एक्सक्लूड करते जाओ, अपने हाथ में कब्जा लो और काम करते जाओ। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि अब जो सिस्टम चला है उसको उन्होंने लाया कैसे, हाउ दे वर एबल टू ब्रिंग इट दैट। उन्होंने पहला फार्मूला जो अडॉप्ट किया है नए सिस्टम ने कि लोगों को नेचुरल सोर्स से डिप्राइव कर दो। वो इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ोगे आप, हिस्ट्री ना कंपनी पता लग जाएगा कि आपको लैंड से, फॉरेस्ट से, वाटर से, माइनिंग से कैसे डिप्राइव किया। और आज खासकर अंडर डेवलप कंट्री में हर जगह स्टेट जो है वो हर जगह की मालिक है। स्टेट जंगल की मालिक है, स्टेट ग्लेशियर की मालिक है, स्टेट जमीन की मालिक है, स्टेट नीचे वाले मिनरल की मालिक है, जो मर्जी करे। तो ये जो डिप्राइवेशन और डिप्राइवेशन को दूर करने के लिए मंडी में काम करो भाई, और मंडी में एक टूट रख दिया उन्होंने पैसा, और पैसे को रेगुलेट करने के लिए स्टेट पॉलिसी बनाती हैं। जहाँ अपने गुरुजी कह रहे थे कि वो स्टेट पॉलिसी बनवाएगा कौन, तो स्टेट पॉलिसीज में से इतना ही मेरा कहने का मतलब ये वो पॉलिटिशियन है जो पार्लियामेंट इंडिया की, कि 2019 में 93% क्रिमिनल थे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। 93%, सॉरी 43% क्रिमिनल, और अब हैं 46%। तो अगर भारत की जनता अपराधियों को, किडनैपरों को, रेपरों को अगर लॉ बनाने के लिए भेजती है तो ये अपना दिवालियापन है। 43 पहले थे, 43% से पहले 19 में, और 24 में 46% हो गए। करोड़पति जो बच्चों के आए हैं, खुद जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी के, 88% से 19 में और 93% है 24 में। अब करोड़पतियों से और अपराधियों से आप उम्मीद करते हो वो आपको जस्टिस देंगे? ना मांगकर।
एक किस्सा और है चलो जो ठीक ठीक बस है बस रूपचंद एक बात तो ऐड करने दो अब लास्ट में। अभी तो मैंने उसको आर्थिक इनक्वालिटी पे तो आया ही नहीं मैं, तो चलो बस एक ऐड करके बात कर देता हूँ। चलो हाँ बोलिए हाँ कि ये जो अब ये जो 4 ढांचे बन गए, उससे 1922 में जितनी इक्वालिटी थी 1% के पास थी 22%। 1922 में 1% ओन करता था 22% को, और निचले 50 जो वो ओन करते थे 13%। और 2022 में एक के पास चला गया है 40% और निचले वाले 50 उनके पास आ गया 3%। अब इस किस्म की इनक्वालिटी जो बड़ी है, उसकी इंडिया की मिसाल उसने इसी में है कि 1982 में, इसी 80 के डिकेड में जो इनक्वालिटी थी वो थी हमारी 1 और 7 की। कहाँ 1 और 22, कहाँ 1 और 40। इसका मतलब कि जो पार्लियामेंट नीतियां बनाए उससे इनक्वालिटी भी दूर हो सकती है, पॉवर्टी भी दूर हो सकती है। और कैसे उन्होंने इनक्वालिटी को बढ़ाना है, ये आपकी पॉलिसी पर और वर्ल्ड की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ये 4 मेन फंडामेंटल हैं। तो आगे अगर टाइम मिलेगा तो इकोनॉमिक इंजस्टिस के बारे में बात करेंगे फोकस। धन्यवाद। मैं अब फूल कुमार जी आपके पास में एक सीधा खड़ा सा सवाल लेके आपसे 2 मिनट लेना चाह रहा हूं कि आप विदेश में रह रहे हैं। मेरा सवाल सीधा साधा ये है कि क्या हमें अब आर्थिक न्याय की लड़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम परिभाषा तो पूरी ढूंढ नहीं पाए कि आर्थिक न्याय का मतलब जैसे मैंने सीधा ही ठोक दिया सबको बांट दो, ऐसा परिभाषा तो संभव नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है एक्चुअली गलत दिशा में जा रही है। हमारी लड़ाई बैंक की तरफ बढ़नी चाहिए, पैसे की तरफ बढ़नी चाहिए, हमारे जागरण उसकी तरफ होना चाहिए। हमारे जैसे कसाना साहब ने कहा कि भाई एक आदमी किसान एक जमीन खरीदता, उसको तो 2 रुपए लेने में बड़ी जोर आती है, वो 11 राज्यों में खरीद बैठा, 4 के उसको गिरवी रख के अगली खरीद ली, उसको गिरवी रख के अगली खरीद ली, और ये कानून संसद ने पास किए। अब ये कानून ऐसे टिपिकल पास कर दिए, ईज ऑफ डूइंग समझो या कोऑपरेटिव का कोकस समझो, या इन लोगों ने ऐसा ढांचा खड़ा करके इस देश के अंदर पूरा धन अपनी मुट्ठी में लेकर के इसके चारों ओर बाउंड्री बना दी, इस टाइप की IMF के नाम से या RBI के नाम से, या इस तरीके से माहौल बना दिया कि ये बैंक है ये करके, और हम बिल्कुल यूं चुपचाप सामाजिक न्याय या नेता के राजनीतिक न्याय और इनकी लड़ाइयों में उलझते रहे। तो क्या आज की तारीख में लड़ाई का केंद्र बिंदु आर्थिक रूप से हमें जागृति ला करके लोगों के बीच में, ये कंपैरेटिवली शहर गांव का भी है, बैंक में कंपनी और इंडिविजुअल का भी है, ये क्यों है आखिर? इसके कारण से यदि आर्थिक न्याय को हम इस तरह से तोल लें, मान ले समता मूलक के हिसाब से एक 6 फुट का एक 3 फुट का ये भी मान ले, धीरे धीरे उसको हम बूस्टअप कर ले, वो सारा हम एक बार अव्यवस्था की बात नहीं करते, सेशन रिकॉर्डेड है इसलिए हम संयमित बात इस तरीके से करें कि क्या नीचे का तबका इस बात को जागृत हो जाए कि पहले ये छोड़, तू जात किसका किसका नहीं है, तो बैंक में चल, पहले बैंक का हिसाब किताब दे के कौन कौन रुपए ले गया। नहीं तो ये NPA का बताते हैं। शरद यादव ने एक बार संसद में पूछा, और मैं संसद की एक एक लाइन सुनता हूं कि साहब हिंदुस्तान के 100 उन लोगों के नाम बता दो, टॉप से लेकर के 100 लोगों के, किस किसने कितना रुपया लिया और कौन कितना NPA कर गया, यानी वो उसमें राइट ऑफ करवा दिया। ये तो भारत के लोगों को जानने का अधिकार है। तो उन्होंने हवाला दिया कि हमारी RBI और IMF इस बात को नहीं कहती कि आप किसी का नहीं बताओगे, ये छद्म रूप है। हमारे बैंक के अंदर 5 लाख से ऊपर पैसे लेने का हमारे पास में राइट नहीं है, आपने करोड़ जमा करा रखे होंगे, और एक तरफ वो 240 किलो चांदी भी मिली है, 52 किलो सोना भी मिला है, दो बड़ा असमानता का समता मूलक समाज बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, सारी परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो अब जब लड़ाई का केंद्र बिंदु या आंदोलन का केंद्र बिंदु, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमें एक बिगुल बजाना चाहिए, एक नहीं बजाना चाहिए, और बाहर के लोग भी क्या सोचते हैं इस बात पे आप फूल कुमार जी अपनी टिप्पणी दो, फिर मैं हमारे जो पैनलिस्ट है उनके पास 2-2 मिनट जाऊंगा, फिर साथियों के सवाल जवाब भी लेऊंगा, ताकि करीब हमारे पास में 25 मिनट और हैं। तो फूल कुमार जी आप 5 मिनट में अपनी बात को रखें।
तो फूल जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? चलो कसाना जी, आप क्या सोचते हैं इसमें हमें क्रांति किधर करनी चाहिए? आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमें ये जो दूसरी जो है ना, ये भटकाव वाली बात है, और या हम यूं ही बिना मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं, माल कोई खा रहा है, क्रीम कोई खा रहा है? आप अपना माइक खोलें सर। पहले तो हमें हीरो वर्शिप छोड़ना पड़ेगा, नीति की बात करनी पड़ेगी। हम सब सारे समाज हीरो वर्शिप पे लगे हैं, और जो हमारा हीरो बनता है वो हमको अंधेरे कुएं में ले जाके डालता ही डालता है। किसी को देख लें आज तक। पहला तो हीरो वर्शिप से बाहर आए। दूसरी बात, जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उनकी जिम्मेदार सरकार हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, इन 3 पे वापस लौटें। अब सवाल यह आएगा कि ये होगा कैसे, जो अभी गुरुजी बता रहे थे। समाज एक तरफ जा चुका है, और पूंजीवाद का एक सिद्धांत और है कि आदमी इसमें स्वार्थी और मक्कार बहुत बनता है, क्योंकि वो कुछ भी करेगा पैसे के लिए, गला काटेगा, मर्डर करेगा, लालच करेगा, किसी राजनीति में किसी को धोखा देगा, कुछ ना कुछ करेगा। दूसरी बात, जो हम एक जो मानवीय विकास करते थे समाजवादी नजरिए से, वो मानवीय विकास अब नेताओं में नहीं है। अब ऐसा नेता कोई दिल्ली में नहीं है जहां हम जैसे जाके जिनकी शागिर्दी में कुछ समझें, सीखें, कुछ अपनी बात बताएं, कुछ उनसे सीखें। वो बात खत्म हो गई है, हमें वापस लौटना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो बिना मतलब के लालच है समाज में। हम गांव में देखते थे, जो बड़ा जमींदार भी गांव में होता था, बच्चे उसके शाने हुए, काम धंधे पे लगे, वो अपना 12 पे कहता था भाई 2 रोटियां अब यहीं ले आना। उसकी मिल्कियत 1 चारपाई, 1 हुक्का और 1 रजाई, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो बड़े बड़े जमींदार थे, हम सब, अभी मेरा एक टाइपिस्ट बता रहा था, किसी आदमी की फाइल में एक कागज मिला, 2.5 लाख रुपया महीने का खाना खाता है वो आदमी। 2.5 लाख महीना उस आदमी के खाने का खर्च है। कुछ विदेश से कुछ चीजें मंगाता है खाने पीने की। अब 2.5 लाख से 30 लाख हो गया। गरीब का बालक सपना देखता है आईएएस बनने का, उसकी नौकरी रिटायरमेंट पे 2.5 लाख होगी, वो 2.5 लाख का खाना ही खाता है, तो उसके खर्चे 5-7 लाख और भी होंगे। ये जो तमाशा है समाज में, और पूरा समाज एक तरह से मानसिक बीमार हो गया है। हम उससे, इसकी जिम्मेदारी समाज से ही शुरू होगी। लेकिन एक बात है, समाज को हम हमेशा रॉ मटेरियल मानते हैं। समाज को अच्छा भी बनाया जा सकता है, समाज को खराब बनाया जा सकता है, लेकिन किसी मुल्क के नागरिकों के पास 3 चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक तो मेरी उस मुल्क में पहचान क्या है, दूसरी मेरी समृद्धि कहां है, और तीसरा यह कि मेरी हिस्सेदारी कहां है। इस संविधान के लागू होने के 77 साल में ऐसे बहुत समाज हैं जो आज तक संसद नहीं पहुंचे, ऐसे बहुत समाज हैं जिनके आईएएस नहीं बने, ऐसे बहुत समाज हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे बहुत समाज हैं जो गरीब हैं, आंदोलन नहीं कर सकते। कुछ जो तकड़े समाज हैं उन्होंने तो आंदोलन करा के थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन ऐसे भी समाज हैं जो आंदोलन के लायक नहीं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, चोपड़ा कमीशन की जब रिपोर्ट राजस्थान में गुजरों के आंदोलन में थी, उसमें एक बात निकल के आई है, 24 बिरादरी राजस्थान में ऐसी हैं जिनका कोई पीसीएस भी नहीं बना स्टेट लेवल पे। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई सरकार को लड़नी थी। सरकार अब अडानी की लड़ाई लड़ने लगी है। सरकार में वो दम नहीं है, और सरकार में लोगों का मानसिक लेवल भी वो नहीं है। ज्यादातर एमपीओ का जो मानसिक लेवल है वो पार्षद के बराबर है। उनको एमपी कहना, वो ठीक है, पोजीशन पे आ गए हैं, जीत गए हैं, और जीतने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां चिंतन नहीं हो रहा है। और ये सब चीजें ऊपर से भी चिंतन होगा, समाज से भी चिंतन होगा। हम जो थोड़े से समाज के जागरूक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज को चेताएं, और इस सब का समाधान समाजवाद में ही निकलेगा, पूंजीवाद में तो नहीं निकलेगा। धन्यवाद। चलो त्यागी जी सर, आप इस पे कोई टिप्पणी देना पाएंगे? हम लड़ाई आर्थिक की लड़ने की जागृति पहले शुरू करें, और आर्थिक के अंदर समाज की भी कुछ विकृति आई है, उसके कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे विकृत होने के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था में लालचपन भी बात ठीक मैं मानता हूं, लेकिन समाज में बहुत कुछ अच्छे लोग हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव माइंड से सोचते भी हैं, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से, ढांचा इस तरह से खड़ा हो गया कि वहां बहुत कुछ टेंशन रहती है उसके बोलने में, या ऐसा करके। तो त्यागी जी, इस पे आप अपना कोई टिप्पणी देना चाहें? देखो जी, जो हम सोच रहे हैं कि आर्थिक तौर पर आदमी कम सोचता, ऐसा नहीं है। अब जब आप किसी भी आंदोलन को करेंगे, जितने भी, चाहे वो टीचर का, चाहे मजदूरों का, चाहे किसानों का, वो सब किस लिए हो रहे हैं आंदोलन?
सामाजिक आर्थिक के लिए हो रहे हैं कि आर्थिक पे हो रहे हैं? आर्थिक पे हो रहे हैं। वो आर्थिक पर ही हो रहे हैं, आर्थिक पर ही हो सकता है। सामाजिक मसला तो डेली रूटीन इस तरह से आंदोलन के तौर पे आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, रेयरेस्ट आता। इसलिए आर्थिक तौर पर इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर ही करना, लेकिन जब चुनाव आता हमारे मुद्दे हिल जाते हैं। मुद्दे मुख्य बात है कमिटमेंट की, कि जो हम आज संगठित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, क्या हम चुनाव के समय भी उन तक रहेंगे? मेन चीज तो यहाँ पे है। और जब वहां भटक जाते हैं हम, तो बात गड़बड़ हो जाती है। और जब आप ये देखो कि अब कोई भी सरकार, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कि भाई आपका बिजली माफ किया जाएगा, आपको ये हम हॉस्पिटल फ्री करेंगे, आपको ये करेंगे, किराया माफ करेंगे, तो क्या इनका असर नहीं पड़ता चुनाव में? क्या ये आर्थिक नहीं है? अगर हम इतने सचेत हो जाएं, हमारा मुद्दा क्या है चुनाव में? जो हॉस्पिटल फ्री करेगा, बिल्कुल सही बात है सब लोगों की, यही है आर्थिक न्याय। जो हमारी एसेंशियलिटीज हैं, जिसको एग्जिस्टेंशियल कहा गया रूपचंद जी के द्वारा, और वकील साहब ने बड़ा बढ़िया सारी बातें रखी, एक एक बात का मैं सपोर्टर हूं, लेकिन ये आर्थिक समानताएं नहीं है, ये आर्थिक न्याय की बातें हैं, ये आदमी की बातें हैं, इंसानियत की बातें हैं, उसके एग्जिस्टेंस की बातें हैं। और जो एग्जिस्टेंस की बातें हैं वो तो आर्थिक के हैं ही हैं, और जो हम लड़ रहे हैं वो भी आर्थिक है। जो हम बहक रहे हैं कि यहाँ ये खोद दो मंदिर के नीचे और मस्जिद के नीचे, मैं थोड़ा सा इंटरवेन करके एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आर्थिक न्याय की लड़ाई जो है, आदमी एक तो इंडिविजुअल प्राप्त करने के लिए धन ले लूं, मैं कुछ ये ले लूं, वो ले लूं, कुछ ऐसा सस्ती जिसको चीज को कहे, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आदमी ये सोचे कि यदि ये चीज मिलेगी तो ऑटोमेटिक मेरे हो जाएगा। जैसे पर्यावरण सुधार देंगे तो एक और चीज हो जाएगी, या ये चीज हो जाएगी, ये धरती सुधार देंगे तो ये हो जाएगी। वहां पे अभी तक माइंडसेट आदमी का नहीं गया और व्यक्तिवादी केंद्रित होकर के और आर्थिक न्याय की भूख को लड़ रहा है। ऐसा मान रहे हैं आप? पर्यावरण पर जितनी लड़ाई हुई है, जितना डेवलपमेंट पर्यावरण की विधि का हुआ है, एनफोर्समेंट हुआ, कम हुआ होगा, लेकिन वो सारा का सारा संविधान ने किया। कितने आंदोलन हुए बताओ मुझे आप? अब आप पर्यावरण खराब हो रहा है और वो सब कह रहे हैं भाई ये मत करो, ये मत करो, कौन मान रहा है? लेकिन अब कानून और कोर्ट तो यही कर सकता है, वो कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आर्थिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है ना, आपने कहा ना आर्थिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ी जा रही है। आदमी इतना मतलबी हो गया कि वो मुझे कुछ मिल जाए तो मैं लड़ाई में तेरे साथ हूं। सामूहिक रूप से जिसका एक इम्पैक्ट बहुत लंबे रन में पड़े, जैसे पानी हमने खत्म किया, कुछ ऐसी चीजें खत्म की जिसके अंदर हमने दूषित किया, इन माइंडसेट से आदमी और समाज और जिया ही नहीं, ये मान के चले आर्थिक तो चाह रहे हैं लेकिन हमें यूं कटोरे में चाहिए। हम कटोरा किया, 5 किलो अनाज डाला, आर्थिक रूप से हमने ठीक है भाई, तू ठीक है, तूने ये मेरे दे दिया, ये ठीक है, ये सारी चीज हो गई। लेकिन सामूहिक रूप से हम, आप कसाना जी क्या सोचते हैं इसमें? फिर मैं लोगों के पास जाऊंगा क्यों टाइम 15 मिनट ही बच रहे हैं। आप 2 मिनट में इस बात को करें कि इंडिविजुअली आदमी के दिमाग खराब है, वो इंडिविजुअली अपने मतलब के लिए लड़ रहा है, या सामूहिक रूप से कोई संगठन के भाव से नारा लगाना अलग है, इंकलाब जिंदाबाद करना अलग है, बेसिक नहीं लड़ रहा कोई भी। इतना बिगाड़ने में बड़ी मेहनत हुई है और नीतियां भी गलत बनी है। जैसे एक नीति आप देखेंगे, किसान करीब करीब 60% है, उनकी एमएसपी 15 लाख रुपया का लॉस करते हैं, उनको ना देंगे। दूसरी तरफ जो क्लास 1 अफसर देश में है, इस पे कोई डाटा तैयार करे तो बात पकड़ में आ जाएगी। उनकी सैलरी आपने 2.5 लाख कर दी, क्योंकि उसमें 90% के करीब अपर कास्ट है। वो जो सारा खजाना है सरकार का, वो अपर कास्ट के घरों में जाता है, चाहे वो फौज के जनरल हो, चाहे वो आईएएस सेक्रेटरी वगैरह हो। और इसका मतलब आपने एक ही नीति से बहुत चालाकी से, इसको पार्लियामेंट्री नहीं समझ पाए अभी तक, उनको ये पता, वो पढ़ते लिखते भी नहीं है, वो समस्या ये आ रही है। आपने 90% जो खजाना है वो तो अपर कास्ट के घर भेज दिया, 2.5 लाख नौकरी बढ़ा दी। इनकी टेंशन छोड़ो, इनको वोट चाहिए। आदमी में क्या प्रॉब्लम है? इंडिविजुअली लड़ाई तो लड़ रहा वो, देखिए आदमी जन्म से एक तरह के होते हैं। जैसी शिक्षा होगी, यूनिवर्सिटी की शिक्षा गलत तरीके में चली गई है,
भारत की शिक्षा केवल आपको गुलाम बनाना और आपको सही जानकारी ना देना। जैसे हर चलो। मुख्यमंत्री की जबान से सुनिए, वो बोलेगा साहब ठीक फलाने है। संविधान लिखा ही नहीं। तो ये जो चलो, मिस इन्फॉर्मेशन है, रूपचंद जी ने हाथ खड़ा किया, मैं आपकी बात समझ गया कि आदमी में भी कमजोरी है। आर्थिक यदि हम न्याय लेना चाहते हैं तो हमें संगठित भाव से तरीके से कुछ मुद्दों पे लड़ाई लड़े बिना आर्थिक न्याय भी हम नहीं ले पाएंगे, ऐसा हमारा पैनल जा रहा है। रूपचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मिनट में कहें, क्योंकि कई साथी और जुड़े हुए हैं। 2 ही मिनट है बस कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो साफ हवा, साफ पानी, पॉइजन फ्री फूड और लिविंग टेम्परेचर और इंसानी भाईचारा जिससे आदमी पलता बढ़ता है, ये एग्जिस्टेंशियल जस्टिस है। एक बात, वो इकोनॉमिक वाला नहीं है। एक और इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो बड़ी है वो बड़ी है 4 वजह से। एक लेबर मार्केट में जो मर्जी अब करो आप, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रेडी फड़ी वाले, उनमें फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आ गई लेबर की। एक आ गया पैकेज मार्केट, जो कंपनी के साथ बच्चे अपने ठेके पर जाते हैं, 2 साल का पैकेट, 2 करोड़ का पैकेट, 4 करोड़। और एक जो अभी बात हुई है ये गवर्नमेंट सेक्टर वाली। अगर हम एग्जिस्टेंशियल जस्टिस के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले हलचल पैदा होगी ग्लोबल मार्केट में, वो हिल जाएगी ग्लोबल मार्केट। और आपकी जो नेशनल मार्केट जो जिसको हम ये कह रहे हैं, जो जिनके यहाँ करोड़ों रुपए जाते हैं वगैरह वगैरह, ये हिलेगी। इसका मतलब कि ये 2 बड़े पिलर जो इंजस्टिस के क्रिएटर हैं, इनको हिलाने के लिए एग्जिस्टेंशियल जस्टिस की फाइट नंबर 1 पर रखी जाए तो इकोनॉमिक जस्टिस ऐसे हिल मिलके उससे जो पके हुए आम से जैसे पेड़ हटाओ तो हिलाओ तो वो गिर जाते हैं, ये गिरेंगे। मगर पहले उस पॉइंट पर चले जहां तो इकोनॉमिक जस्टिस रिप्रेजेंट कर रहा है रिजर्वेशन से, कि जो कम्युनिटी रिजर्वेशन में आई ऐसा काम है वो गरीब हैं, जो ज्यादा है वो। इस एंगल से इकोनॉमिक जस्टिस को हैंडल अप नहीं किया जा सकता, खासकर 21वीं सदी। धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात आ गई रूपचंद जी। मोटी सी बात यही है कि हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बड़े माइंड सेट से लड़ना पड़ेगा। कोई साथी अपना हैंड रेज कर दे, मैं उनको ले लेता हूं अपने पास में। अब सिर्फ 15 मिनट बाकी है, वरना फिर मैं पैनलिस्ट के फूल कुमार जी, आप यदि सुन पा रहे हो तो इतनी पूरी बेस के ऊपर अपनी बात को, कि आर्थिक लड़ाई लड़ने का तरीका या अड़चन, या जैसे अड़चने आई कि हम लड़ तो आर्थिक लड़ाई रहे, लेकिन हमारे पास इंडिविजुअली हित हो रहा तो वहां तो लड़ने को तैयार है, लेकिन सामूहिक है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे पर्यावरण को नहीं समझ पाए, पानी खत्म कर लिया हम नहीं समझ पाए, हमें शिक्षा की दिशा बदल दी हम नहीं समझ पाए। बहुत बड़ा कई ऐसे हो गए जिसका हमें पता ही नहीं लगा, और हम बिल्कुल ही और तरह से भटक लिया, और हमारी पूरी पीढ़ियां भटक गई उसमें। तो हमें उसको बात को हम पकड़ ही नहीं पाए कि हम आर्थिक न्याय को सिर्फ पैसा मान बैठे और सिर्फ कटोरा लेके खड़े हो गए, वहीं जाकर के हम अपनी स्थिति पे पहुंच गए। ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया। फूल कुमार और कोई साथी कोई हो तो हैंड रेज कर दे अपनी बात को रखने के लिए, और मैं ले लेता हूँ। बाकी को नहीं हो तो फिर मैं, मेरे पैनलिस्ट है उनसे ही। सुरेश जी कालेर, आप कुछ बात कहना चाहेंगे? मैं नाम से ही पुकार लूं अपनी 1-2 मिनट में, कोई सवाल बनता हो आपके पास में, आप एनर्जेटिक से लिखते रहते हैं। कालेर साहब। नहीं सर, धन्यवाद। अच्छा, ये असलिया जी किसान से जुड़े हुए हैं, आपकी भी बात चली। ऐसे असलिया जी, आप कोई बात रखना चाहें? चलो, आर के मेघवाल जी जुड़े हुए हैं। आर के मेघवाल जी, आपको आर्थिक लड़ाई लड़नी है हमें, तो आपको कहाँ अड़चन पैदा हो रही है, इस पे अपनी कोई बात रखना चाहें? त्यागी जी ने और रूप जी ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब आगे का लो। चलो, जो पद्मेश जी आप बोलिए, और असलिया जी ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ पद्मेश जी, आप रखिए बात को, हम आर्थिक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर नमस्कार। आज जो ये चर्चा सुन रहा हूँ, सभी एक से एक विद्वान बोल रहे हैं, मेरी राय भी यही है भी जो ये हम समानता वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आर्थिक लड़ाई लड़ेंगे और उसे अगर जीतेंगे, हासिल करते हैं या सफलता पाते हैं, तो सामाजिक समानता तो अपने आप ही आ जाएगी। ठीक बात है। हाँ, तो इसको एक वैचारिक ढांचे से सामूहिक तौर पे आर्थिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए एक विजन तैयार करके। पद्मेश जी, ये है ना कि जैसे
सीबी त्यागी साहब ने कहा ना कि भाई हम लड़ तो सारे आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं, बेसिक बात ये है कि हमारा माइंडसेट कोऑपरेटिव नहीं है। हम छोटी लड़ाई खुद के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे मिल जाए बाकी जाए बाढ़ में, वो बात पार नहीं पड़ती। हम लड़ाई लड़े हैं तो उसको आर्थिक को पूरा पहले समझे। सामूहिकता का भाव नहीं है सर। आर्थिक का मतलब ये नहीं है कि समता वाली बात भी बिल्कुल सही है कि सबको बांट के, ऐसा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है भाई हम कोई हमारे रिसोर्स हैं, हमारे जो भी हैं, हम मिल बांट के खाएं, ऐसा हमारा एक सामाजिक सहकार का भाव हो। और वो मॉडल हम लेकर के करीब 50 गांवों में गए भी है कि जो पुराने जमाने में 100 साल पहले एक सामाजिक सहकार की परिकल्पना थी, वो लोग सोचते थे उस टाइप से। हाँ, ऐसे सांसलिया जी आप अपनी बात को रखो, आपका माइक भी खुला है, हैंड रेज भी है, बोलिए। जय किसान, जन महासंग्राम। मैं ज्यादा न बोलकर नपे तोले शब्दों में बता देना चाहता हूं कि सन 2020 से दिल्ली बॉर्डरों पे पार्लियामेंट में जाने के लिए किसान जा रहे थे अपना हक अधिकारों की लड़ाई के लिए। उसमें लगभग 400 संगठन थे, लेकिन एक साल के बाद जो बिना मांगे बिल दिए जा रहे थे, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो किसान मांग रहे हैं न्यूनतम उचित समर्थन मूल्य की लड़ाई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है बहुत सारे हमारे किसान संगठन चुनावों को देखकर राजनीति करने लग गए। लेकिन राजनीति करना भी उचित है, लेकिन गंदी मानसिकता की राजनीति करना देश के जनता के लिए हानिकारक है। लेकिन मैं ज्यादा न बोलकर, समय की कमी है, मैं इतना संदेश देना चाहता हूं कि आज खनौरी बॉर्डर पे पिछले लंबे कई दिनों से 27 दिन हो चुके होंगे और 26 तारीख से बैठे हैं डल्लेवाल साहब जी भूख हड़ताल पे। क्या वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देश की किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो अपने फसलों के भाव लेने के लिए कानूनी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या देश की जनता, जहां देश के जिम्मेदार नेता उस पर पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं? मेरे को लगता है कि पार्लियामेंट में विपक्ष भी इस बात पे बात नहीं कर रहा। तो जनता के लिए सभी को मिलके इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। देश में बहुत सारा सुधार होगा। आप मेरे से सब सीनियर हो, आप इस बात को भली भांति समझते हो, लेकिन मैं इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद। नहीं असलिया जी, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, बात बड़ी है, इंडिविजुअल नहीं लड़ रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% में मान रहा हूं। लेकिन जो सुनने वाला आदमी जो है उसकी पॉलिसी, जैसे पूरे इस सेशन के अंदर जो डिस्कशन ये चला कि भी संविधान में तो लिख दी लच्छेदार बातें, उसको लागू करने वाले लोग कौन है? ये भीमराव अंबेडकर भी गए थे भाई कौन लागू करेगा, इस पे है मोटा मोटा काम। अब लागू करने वाले आदमी यदि कॉर्पोरेट के हैं तो अब या तो हम इस सरकार को बदलें, और वो भी वो 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सरकार को बदलते ही जैसा यहाँ पे आया, जो वकील साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आदमी बड़ा स्वार्थी है, फट वो पूंजीवाद की तरफ, पूंजी की तरफ भाग लेता है। तो ये मानव माइंडसेट की लड़ाई तो है ही। मानव माइंडसेट अपने लेवल पे सामूहिक रूप से नहीं सोच पा रहा, जैसे पर्यावरण पे नहीं सोच रहा है, पानी पे नहीं सोच रहा है, किसान की कोई बात पे नहीं सोच रहा है, और कई बातों पे नहीं सोच रहा, शिक्षा पे नहीं सोच रहा, चाहे शिक्षा के अंदर कोई कचरा हमें परोस दे उस पे नहीं सोच रहा, मेडिकल और हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा है कि हमें ऐसे एंटीबायोटिक दे करके मारने की कवायद। ये सारे सामूहिक है मुद्दे, और हर लड़ाई अपनी जगह मांग कर रही है, और हर जगह उस वो इनडायरेक्टली आर्थिक से जुड़ी हुई है। लेकिन जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, जैसा कि रूपचंद जी ने कहा, वैसे वैसे लोग गए हैं, तो हम इसके लिए या तो सड़कों पे आंदोलन करते रहे, लट खाते रहे, भूख करते रहे, मरते झगड़ते करते मर जाएं। ये जो स्थिति है इस देश की, कंट्री की, चाहे कोई भी पार्टी आए, प्रो कॉर्पोरेट होती है, उनके लिए लड़ती है। क्यों? नोट और वोट दो चीजों की जरूरत होती है। तो नोट देने वाला आदमी तो होता है इंडिविजुअल, वोट देने वाला आदमी होता है चुपके से। अब जो नोट देने वालों की दुनिया बस गई है, तो ये असलिया जी ये है, प्रॉब्लम है। लेकिन जागृति से जो भी होगा, शिक्षा से जो भी होगा, और कोई साथी बात रखना चाहे
तो योगी गुलिया जी जुड़े हुए हैं कोई, तो आप अपनी बात को रख दो। फिर मान साहब है मेरे पास में, वो इकोनॉमिक्स के जानकार भी हैं। आप गुलिया जी कोई बात कहना चाहें तो अपनी बात को रख सकते हैं, वरना मैं आगे किसी साथी को ले आऊं। मान साहब अपनी बात को 2 मिनट में रखिए, जैसी अपनी बात भी हुई थी पहले कि क्या रिजर्व बैंक, क्या IMF और ये सारे कुछ हैं वो इसी तरह से। अच्छा फूल कुमार जी कर रहे हैं, हाँ तो चलो मान साहब आप बोलिए, फिर फूल कुमार जी को मैं ले लेता हूँ। बाकी आप काफी समय के साथ, हम रिकॉर्ड सेशन में थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ मान साहब अपनी बात को तुरंत रखें, अच्छा। बाद में फूल कुमार जी को लेते हैं, फिर दानिश साहब भी जुड़े। का जो विषय है ये एक तरह से हमारी जब से देश स्वतंत्र हुआ है तो संविधान में तो प्रोविजन कर दिया, लेकिन जब हमारी सरकार बजट बनाती है या और कोई जैसे रिजर्व बैंक बना हुआ है 49 में, तो ये सरकारी राष्ट्रीयकरण भी, क्योंकि 1934 में बना था रिजर्व बैंक, बाद में ये IMF बना। तो ये जो संस्थाएं हैं ये अपना काम ठीक कर रही हैं, लेकिन सरकार जो बनती है, सरकार की नीतियां वो समानता चाहती नहीं है, उनका विचार ही नहीं होता है। क्योंकि जैसे सभी साथियों ने बताया, तो ऐसे लोग हैं, धनवान लोग, कॉर्पोरेट लोग का मेजोरिटी है, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाते। अब 2016 में जो नवंबर में मोनेटाइजेशन हुआ था, 500 का 1000 का नोट बंद किए थे, तो उसमें रिजर्व बैंक की जो है ना सहमति नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि अब इस टाइम हम ये 2000 का नोट चलाएं और इनको 1500 को बंद करें। लेकिन सरकार जब हर साल, जैसे बजट को देख लो आप, बजट में कृषि, एक किसान आज भी 60%, 65-65% लोग खेती पे निर्भर हैं, उसी से रोजगार मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, या उसके ऊपर पूर्णतः निर्भर है। उनकी आय क्या है? कुछ नहीं है। बजट में उसका केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए उसके दिया है, यानी 2-3% जो है फुल बजट का इसके पर खर्च हो रहा है। जबकि 65% यदि आबादी उस पर निर्भर है या खेती कर रही है, तो किसान के लिए तो बजट में कम से कम 50% जो बजट का हिस्सा है, जैसे 48 लाख करोड़ का बजट था हमारा पिछले साल, तो उसमें से 24 लाख करोड़ तो इसमें कृषि के लिए दें, तब आर्थिक समानता आएगी। एक तरह से हम देखें बजट। ठीक है मान साहब, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि ये आर्थिक ढांचा सरकार ने अपने पक्ष में, अपने ताकत बढ़ाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया, और जिसको चाहे वो बंदर बांट दे रहे हैं, किसान जाए कहीं भी और भी जाए, इस बात को फूल कुमार जी आप अपनी 3 मिनट 4 मिनट में अपनी बात को रखिए। फूल कुमार जी आपने हैंड रेज किया। जी सर, जब आपने मेरा नाम लिया था उस टाइम मेरी कॉल चल रही थी, मैं दूर था थोड़ा सा। तो एक्चुअली क्या है, सारी डिबेट सुनने के बाद एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को दिख रही है वो है साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ द स्ट्रेटा ऑफ आवर इंडियन सेटअप ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एक फोर्स ऐसी है जो आपको एरिस्टोटल का जो मॉडल है लोगो, एथोस और पैथोस का, जिसमें ईगो भी आती है, हमारे जब तक ये तीनों कंबाइंड वे में हर सोसाइटी जो सोसाइटी इन चीजों को पढ़ा रही है वो ठीक पढ़ा रही है, जो नहीं पढ़ा रही ना वहीं पे प्रॉब्लम है। अब किसान आंदोलन में आप देखो मेजोरिटी वहां पे एक कास्ट नजर आई थी, बाकी क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि हर एक कास्ट का वहां पे एक ऐसा सिस्टम चलता है जिसको सर छोटराम की लैंग्वेज में फंडी मॉडल बोलते हैं। उस मॉडल ने समाज के अंदर ईगो, एथो, पैथो को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि इनकी ईगो को ऊपर कर दो, एथोस यानी कि एथिक्स और पैथो को छोड़ दो। अब जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी वहाँ किसान आंदोलन कर रही थी, क्या वो उसके बेनिफिट सिर्फ उसी कम्युनिटी को मिले हैं? सबको मिले ना, लेकिन बाकी उतनी मेजोरिटी में नहीं आए जितनी में वो एक कम्युनिटी थी। उसका कारण क्या है? ईगो बना दी गई है हर कम्युनिटी के लेवल की, अपनी अपनी उठा के ऊपर कि इनको ईगो में उठा के रखो, पैथोस और एथोस को छोड़ दो, ये अपने आप उड़ते रहेंगे। पैथोस और इथोस ये कहती है कि अगर आप किसान हैं, आप ब्राह्मण भी हैं, आप कोई और कम्युनिटी राजपूत हैं, आप और कोई कम्युनिटी है, तो आपका इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। लेकिन वहां पे वो चीजें बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ईगो अड़ रही है, और वो ईगो का सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ पे, सारा गेम यहाँ पे उलझा हुआ है। ये सुलझ जाए तो जो आंदोलन है ना वो भी इतने इम्पैक्टफुल हो जाए जितने होने चाहिए। थैंक यू। चलो अब कसाना जी 3 मिनट हैं, आप समअप कर दो। सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हमने इतनी बड़ी बहस की। आर्थिक लड़ाई लड़ने का कोई यंत्र आपके माइंडसेट में हो
या डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट उनको ले लें। डॉक्टर साहब अपनी बात को रख दो, फिर मैं सम अप करूंगा। 4 मिनट बच रहे मेरे पास। इस बजट में सरकार ने जीएसटी में 35% का स्लैब और लाने जा रही है। मतलब पहले 28% जीएसटी थी, अब 35% होने जा रही है। और सरकार जो इन कॉर्पोरेट से जो रॉयल्टी है, जैसे टाटा को इन्होंने ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज पर इन्हें कोयले की खान वगैरह दी हुई है, तो सबसे बड़ी लूट ये हो रही है और सरकार इसकी पूर्ति के लिए जनता पर टैक्स लाते जा रही है। तो सबसे बड़ी लूट तो खनिजों की हो रही है। अपने बजरी लाते हैं तो बजरी को भी ये वेद के चक्कर में पड़ते हैं, जबकि बजरी से मात्र 40 करोड़ की राजस्व आय होती है और हिंदुस्तान जिंक जो चित्तौड़ में है उसकी 5,000 करोड़ की रॉयल्टी सालाना जो चांदी की बढ़ती है वो 2013 से उसने देना बंद कर दिया। उसने बोला कि हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर से जो खनिज आ रहा है वो चांदी उसमें से निकल रही है, जो इंडिया में जो खनिज निकल रहा है उसमें से चांदी नहीं निकल रही है, तो 5,000 करोड़ का वो डकर रहा है और सरकार बस ये बजरी के पीछे पड़ी हुई। ठीक है, आपकी डॉक्टर साहब बात आ गई, आपने डेटा दिए। कसाना जी, मोटी सी बहस यहाँ आकर के टिक गई कि आर्थिक न्याय के लिए जन जागृति करने के लिए कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या जागृति के बिंदु हो सकते हैं, या कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। कोई 3 मिनट शेष हैं कुल हमारे सेशन के। 3 मिनट में आप सम अप करें प्लीज। कसाना जी। पहले तो जो समाज में एक बदलाव आ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी उन्हीं के कब्जे में है और सारा सिस्टम उनका, उसको तो छोड़ दें, वो तो एक पक्ष है, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करें। तो पहला सीधा ये है कि हम लोग, बात वही आती है हीरो वर्शिप से बाहर आए। दूसरा ये आता है कि हम जो नीति हैं, जैसे अपने आप आर्थिक ठीक हो जाएगा यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तीनों पे पकड़ बना लें और सारे देश में ये आंदोलन खड़ा हो जाए कि ये तीनों सरकार के जिम्मे और क्वालिटी के हों, तो पैसा बचेगा नहीं। तीसरी बात आती है कि किसान के नुमाइंदे चूंकि सिस्टम में नहीं थे, इसलिए हमने IMF और WTO की तरफ चले गए, क्योंकि जो लोग एंटी फार्मर हैं इस मुल्क में सत्ता में, ये उनका खेल है, इनको ध्वस्त किया जाए। ये 2 रास्ते हैं। हम एक स्वयंभू कंट्री हैं, हमें किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग अंतरराष्ट्रीय होते हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं है कि हमारा गेहूं ज्यादा होगा तो वहां से बाहर से गेहूं मंगा के हमको बर्बाद करेंगे या तिलहन पे बर्बाद करेंगे। तो नीतियां जब आए, जब हमारे लोग निकल के आए, इसमें सीधा सा है कि एक तो हम ये जाति व्यवस्था का वैसा कोई खेल नहीं है जो सब दूसरे लोग ऊपर बताते हैं। सामूहिक रूप से एक होता है कलेक्टिव माइंड, पूरे मुल्क में कलेक्टिव माइंड की तरफ सोचना शुरू करें। सारे समाज के लोग जो इस दिशा में समाजवाद की तरफ सोचते हैं वो एक तरफ आए, और पिछली बातें जो गुजर गई। कुछ यहाँ संगठन है जो पिछली बातों पे भी लगे रहते हैं उनको खोदने में, चाहे आप मस्जिद के नीचे खोदें या पिछली बातें खोदें, इनका कोई मतलब नहीं है। हमें भविष्य की तरफ नजर रखें, और 3 चीज हमारे आधार होने चाहिए कि हमारा पहचान इस मुल्क में क्या है किसी नागरिक की, हमारी समृद्धि कितनी है और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। ये तीनों जब ही आएंगी जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की तरफ केंद्रित हो जाएं, वहां से चीजें निकलेंगी। मैं आरके जी, आप फाइनल टच कर दीजिए। आप जैसा पूरी सेशन इस बात पे टिका है कि आर्थिक लड़ाई को लड़ने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये मोटा सा आर्थिक न्याय प्राप्त हमें करना है, इस बात की मोटी सी कहानी आई। तो 2 मिनट मेरे पास शेष बच रहे हैं, आप क्या प्रतिक्रिया दे कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जब तक बेसिक चीज है कि आर्थिक समानता में जो हम कह रहे हैं कि 1:5 और कंपनियों के अंदर भागीदारी, जब तक ये पॉइंट नहीं लिए जाएंगे, वर्ल्ड कॉर्पोरेट एक तरफ बैठा हुआ है, उसके अंदर जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लोगों की भागीदारी मतलब उनके मैनेजमेंट के अंदर, उनके प्रॉफिट के अंदर, वो और 1:5 का आर्थिक न्याय जब तक नहीं होगा पूरी वर्ल्ड के अंदर, ये और इसके लिए आंदोलन सबको करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने का, विशेष रूप से CB त्यागी जी का, विजेंद्र जी कसाना का, फूल कुमार जी भी दूर से बहुत बिजी होते हुए भी इनकी क्लास वगैरह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं शायद वहाँ, और हर मीटिंग में हमें आते रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों का जमावड़ा हमारे थोड़ा सा ग्रुप जरूर है। मैं ज्यादा भेजता इसलिए भी नहीं हूँ कि कई बार मेरा मीटिंग बड़ी डिस्टर्ब कर दी लोगों ने बीच में, वो नंगी फोटोएं डाल डूल के, इसलिए मैं ज्यादा
वो सीमित लोगों तक ही ग्रुप भेज के और अपनी बात को रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहले मैंने सोचा भाई कुछ बड़ा लोग सोचे हैं, तो जैसा आरके जी ने कहा कि हम सामूहिक रूप से, तो सामूहिक का तो ये है कि एक लाइन डिस्टर्ब करने के लिए, फिर लास्ट में उसने लिखा कि मुझे आपकी मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए 600 रुपए दिए गए थे 1 घंटे के लिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम अच्छी सी बातें कर